हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के नए आर्मी चीफ को लेकर। करंट आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सर को अभी कुछ दिन पहले इलेक्शंस के बीच 1 महीने की एक्सटेंशन मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह, जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर हैं, इन दोनों ने ऑफिस संभालने के 24 घंटों के अंदर ही नए आर्मी चीफ की घोषणा कर दी है। हमारे नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, जो कि इस समय इंडियन आर्मी के वाइस चीफ हैं। जनरल मनोज पांडे सर की रिटायरमेंट इसी महीने के एंड में 30 मई को होगी। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर उसी दिन चार्ज लेंगे। उपेंद्र द्विवेदी सर के करियर की शुरुआत जम्मू कश्मीर राइफल्स की इन्फेंट्री रेजिमेंट से हुई थी, यानी कि जैक राइफल से हुई थी, और वो असम राइफल्स के डीआईजी भी रह चुके हैं। इस साल वाइस चीफ बनने से पहले वो इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड के जीओसी की पोस्ट के ऊपर थे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है अमेरिका में इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। दरअसल जो भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स होते हैं वहाँ पर जिम की भी फैसिलिटीज होती हैं। बेशक उस जिम के अंदर वहाँ पर बेसिक इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो ट्रैवल करना होता है वो मोर देन इनफ होते हैं। अब न्यूयॉर्क के अंदर वहाँ पर भारत की क्रिकेट टीम जिस होटल में वहाँ पर स्टे कर रही थी, उसमें जो जिम थी वो बिल्कुल बेसिक थी और वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए कोई ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे। इसके अलावा जो आईसीसी ने ट्रेनिंग के लिए कैंटिया के पार्क को अलॉट किया था, वहाँ भी ट्रेनिंग करने के लिए प्लेयर्स के लिए कोई खास प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी। और फिटनेस ट्रेनिंग तो आपको पता है कि किसी भी एथलीट के लिए टॉप प्रायोरिटी होती है। इस वजह से क्या हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स होटल्स के आसपास जिम्स की तलाश कर रहे थे और वहाँ पर जाकर ट्रेन करने लगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये विराट कोहली न्यूयॉर्क में स्थित एक एलए जिम में ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, क्योंकि होटल वाली जिम से उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा था। इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने होटल के पास वाली जिम के कुछ फ्लोर से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बुक कर दिए हैं, जहां पर बस इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। बीसीसीआई ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने आईसीसी से किसी भी चीज को लेकर कोई भी कंप्लेंट नहीं की है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अमेरिका में भी क्रिकेट नया नया है और चीजें वहां पर धीरे धीरे ठीक होंगी। लेकिन अब क्योंकि उनको जिम की जरूरत महसूस हो रही थी, तो उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग के लिए होटल के पास वाली जिम के कुछ फ्लोर्स को बुक कर लिया, ताकि प्लेयर्स को पूरी प्राइवेसी भी मिले। वैसे आज की शाम को भी इंडिया और अमेरिका के बीच एक मैच है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को लेकर, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 52% स्टेक है। कंपनी मार्केट में भारत गैस सिलेंडर, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप्स और मैक लुब्रिकेंट्स, इसके साथ ही एविएशन फ्यूल और कई तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। दरअसल खबर आ रही है कि कंपनी भारत में एक नई रिफाइनरी स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,000 करोड़ रुपए, यानी कि $6 बिलियन के आसपास। अब न्यूज ये नहीं है, खबर आ रही है कि भारत पेट्रोलियम ने इस रिफाइनरी को सेटअप करने के लिए जो स्टेट सेलेक्ट किए हैं, उनमें टॉप के ऊपर 3 नाम सामने आ रहे हैं: गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। जिस भी स्टेट के पास ये रिफाइनरी गई, उसको न सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, बल्कि जॉब्स भी क्रिएट होंगी और उस स्टेट के लिए फ्यूचर में भी टैक्स रिवेन्यू का एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन जाएगा। इसलिए तीनों स्टेट्स हाथ पैर मार रही हैं और बीपीसीएल को ऑफर दे रही हैं। अभी जो भारत में इस समय पॉलिटिक्स चल रही है, यानी कि एनडीए अलायंस की जो सरकार बनी है, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का, जो कि आंध्र प्रदेश से आती है। एक तरफ आंध्र प्रदेश इस रिफाइनरी के लिए लॉबी कर रहा है और दूसरा गुजरात तो है ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की होम स्टेट। वहीं पर उत्तर प्रदेश ने भी इस रिफाइनरी के लिए अपनी कोशिशें काफी तेज कर दी हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यह रिफाइनरी आखिरकार आंध्र प्रदेश के पास जाती है, यूपी के पास, या फिर हमेशा की तरह गुजरात के पास। कुछ ही हफ्तों के अंदर में अनाउंसमेंट हो जाएगी और उसको भी हम कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से और ये इलीगल बांग्लादेशीज को लेकर है। दरअसल पिछले कल महाराष्ट्र पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड ने 4 बांग्लादेशी नेशनल्स को महाराष्ट्र के अंदर अरेस्ट किया है। इनके नाम है रियाज हुसैन शेख, जिसकी उम्र है 33 साल, इब्राहिम शैफुल्ला शेख, जिसकी उम्र है 44 साल, और फारूक उस्मान गनी शेख, जिसकी उम्र है 38 साल। खबर है कि महाराष्ट्र की एटीएस को इनकी भनक तब लगी जब ये चारों फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इंडिया के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे। आपको तो पता है कि पासपोर्ट इशू करने से पहले एक बार गहराई से जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही पासपोर्ट इशू होता है। इन चारों ने फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पासपोर्ट्स के लिए अप्लाई किया था। इनके पास से फेक आधार कार्ड, फेक वोटर कार्ड और उसके बेसिस के ऊपर फेक बिजली का बिल, फेक पानी का बिल और कई सारी चीजें मिली हैं। और हैरानी वाली बात है कि रिसेंटली जो भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे, उनमें इन चारों बांग्लादेशी नेशनल्स ने वोट भी डाला था। आप सोचिए कि कल को अगर ये भारत के पासपोर्ट के ऊपर किसी दूसरे देश में जाकर वहां पर किसी आतंकी घटना में शामिल होते, वहां पर जाकर कोई आतंकी हमला करते, तो ये हमारे देश भारत के लिए कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती। और लोकसभा चुनाव में तो ये बांग्लादेशी भारत में आकर वोट तक डाल रहे हैं। ये दर्शाता है कि ये लोग किस तरह से भारत में इंटरनल पॉलिटिक्स को भी प्रभावित कर रहे हैं। अभी तो महाराष्ट्र एटीएस ने इनको अरेस्ट कर लिया है, अब इनकी काफी खातिरदारी होगी और इनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। देखते हैं कि इस केस में क्या क्या निकल कर आता है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है ब्रिक्स संगठन को लेकर।
जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था, ब्रिक्स पूरी तरह से एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका संगठन बनते जा रहा है, और बनते नहीं जा रहा है बल्कि बन गया है, नए देशों के आने के बाद और भी ज्यादा। दरअसल रशिया में जो ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की पिछले कल मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इजराइल गाजा में इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ा रहा है। वहां पर सिविलियंस की मास डिस्प्लेसमेंट और मास किलिंग्स हो रही हैं। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन वहां पर लगातार बद से बदतर हो रही है, और ब्रिक्स देश ये मांग करते हैं कि गाजा में यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के आधार के ऊपर इमीडिएटली सीज फायर किया जाना चाहिए। एंड इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया गया है कि इजराइल ने फलस्तीन की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ब्रिक्स की शुरुआत हुई थी मेजर डेवलपिंग देशों को एक साथ लाने के लिए, और अब ये एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका पॉलिटिकल संगठन बनते जा रहा है। आज की 6th अपडेट आ रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, जिसको पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है। अभी 2-3 दिन पहले रियासी डिस्ट्रिक्ट में कटरा से शिवखोरी जा रही एक बस के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें वहां पर 9 लोगों की जान गई थी, जबकि 33 घायल हुए थे। अब इसको लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। आजाद जम्मू कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उसने दावा किया है कि रियासी हमले का बदला लेने के लिए भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। उसने शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी से कहा है कि रियासी हमले को एक फाने की तरह इस्तेमाल करते हुए भारत की सेना और भारत सरकार किसी भी वक्त कोई सैन्य कार्रवाई कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान की सेना और सरकार इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार रहें और अलर्ट हो जाएं। अभी भारतीय सेना ने कुछ किया नहीं और इनके हाथ पांव पहले ही कांप रहे हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है रशिया और भारत को लेकर। दरअसल 2 भारतीय नागरिक जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से वहां पर लड़ रहे थे, खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। अब इन दोनों का पार्थिव शरीर भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर अब भारत सरकार ने रशिया से नाराजगी जताई है और कहा है कि भारत के जितने भी नागरिक रशियन आर्मी में हैं, उन सबको रिलीज किया जाए और रशियन आर्मी अपनी रिक्रूटमेंट में भारत के किसी भी व्यक्ति को ना ले। भारत ने कहा है कि इस तरह की चीजें भारत और रशिया की पार्टनरशिप के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है, यानी दोनों देशों की दोस्ती के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही भारत सरकार ने अपने देश के नागरिकों से कहा है कि जब भी वो रशिया में किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो पूरी तरह से सावधानी बरतें। आज की 8th अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर, और इसमें यूएस की एम्बेसी भी इन्वॉल्व थी, इसलिए हमने इसको कवर किया है। दरअसल अमेरिका की चेरिश नाम की एक लेडी ने राजस्थान के जयपुर में एक ज्वेलर से 6 करोड़ रुपीस की गोल्ड ज्वेलरी परचेज की थी। लेकिन जब इस लेडी ने अमेरिका में एक एग्जीबिशन में वहां पर अपनी ज्वेलरी दिखाई, तो उसको वहां पर तब पता चला कि ये सारा गहना गोल्ड का नहीं है बल्कि गोल्ड प्लेटेड है, और इसके साथ ही जो जेम स्टोन्स इस ज्वेलरी के ऊपर लगे हुए हैं, सैफायर्स, डायमंड, सबके सब फेक है, जिनकी एक्चुअल कॉस्ट 300 रुपए से भी कम है। उसके बाद ये अमेरिका की लेडी अगली फ्लाइट पकड़कर तुरंत भारत आती है, और जब इसने गौरव सोनी के शोरूम के ऊपर जाकर, जो कि जयपुर में था, उसको वहां पर कन्फ्रंट किया, तो उसने इन सारे आरोपों से इनकार कर दिया। उसके बाद यूएस लेडी ने यूएस एम्बेसी से मदद मांगी, जिसके बाद जयपुर के लोकल पुलिस स्टेशन ने वहां पर FIR दर्ज की। एंड उसके बाद अमेरिकन लेडी पुलिस के साथ गौरव सोनी के शोरूम के ऊपर दोबारा से पहुंची, तो अपने पिता के साथ दुकान से फरार हो गया था। अब भारत में क्या होता है कि ज्वेलरी की सर्टिफिकेशन भी होती है कि ये ज्वेलरी और इसके ऊपर लगे जेमस्टोन्स, डायमंड, सफायर वगैरह ये 100% प्योर हैं, और सर्टिफिकेशन देकर इसकी गारंटी दी जाती है। इसलिए जो इस लेडी ने ज्वेलरी परचेज की थी वो भी पूरी तरह से सर्टिफिकेट्स के साथ थी। अब ये सर्टिफिकेशन जिस भी कंपनी ने की थी, उसके ओनर्स को भी जयपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और पता लगाया जा रहा है कि इन्होंने कितने लोगों को ऐसे गोल्ड प्लेटेड और नकली जेमस्टोन्स वाली ज्वेलरी देकर लूटा है। अब ये केस इंटरनेशनल फ्रॉड का भी है, इसलिए भारत की इज्जत का भी मामला है। इसलिए जयपुर पुलिस का कहना है कि जितनी जल्दी हो सके वो गौरव सोनी और उसके पिता को पकड़कर अरेस्ट कर लेंगे और इस लेडी के सारे पैसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और इटली को लेकर। कल यानी कि 13 जून है, और कल से इटली में G7 समिट स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए इटली ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी इन्वाइट किया है, और हो सकता है कि देर शाम को भारत के प्रधानमंत्री मोदी इटली के रूप में अपनी पहली फॉरेन विजिट के ऊपर भी चले जाएं। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी मैडम के मेलोडी मीम्स एक बार फिर से इंटरनेट के ऊपर वायरल होने वाले हैं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के टायर्स एक्सपोर्ट को लेकर। दरअसल भारत की ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने देश को बताया कि पिछले साल 2023 से 24 में भारत को दुनिया के 170 से भी ज्यादा देशों से अलग अलग टायर्स के ऑर्डर आए थे, और इन सब देशों को भारत की टायर कंपनीज ने 23,073 करोड़ रुपए के टायर्स एक्सपोर्ट किए थे, यानी अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन के। पिछले साल के मुकाबले 12% की ग्रोथ भी देखने को मिली, जिसके बाद अब टायर एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 10 देशों में भारत 7th पोजीशन के ऊपर आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।